एक टैलेंटेड इंसान और एक सक्सेसफुल इंसान में क्या अंतर है? एक पीआर का। हाल ही में एमएस धोनी ने इसके बारे में कहा था, all the managers are like, you should do some PR, build this, build that. So I looked at, I don't need PR. इवन बीजीटी के दौरान कंट्रोवर्सी जो चालू हुई, विद्या बालन ने रोहित शर्मा के सपोर्ट में एक ट्वीट किया और बाद में पता चला वो तो उन्हें फॉलो भी नहीं करती और क्रिकेट से उनका दूर दूर तक नाता नहीं है। और फिर वरुण चक्रवर्ती का ये ट्वीट कि काश मेरे पास भी पीआर एजेंसी होती। तो आज पीआर ना केवल आपका करियर डिफाइन करता है बल्कि दूसरों के करियर को डुबाने का भी एक टूल है। खास कुछ चैलेंज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग अप्रिशिएट कर, पता चला उसका वो हवा बनाई जा रही है। दोनों तरफ से आज हम इसे जानेंगे कि पीआर एजेंसीज काम कैसे करती हैं, ये कमाती कितना है और ये हजारों या लाखों नहीं करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस करता है एक 4x4 के कमरे में एक आदमी को बिठा के। आप इस इंसान को जानते हो? नहीं ना। मजे की बात यह है कि इन्होंने ही किंग को किंग का नाम दिया। दे तो राजा भी सकते थे, लेकिन किंग पीआर के लिए अच्छा नाम है। नाम है इनका बंटी सजदे। और विराट कोहली ही नहीं, पीवी सिंधु, सारा अली खान, टाइगर श्रॉफ, सानिया मिर्जा, जानवी कपूर, विजय देवराकोंडा, तमन्ना भाटिया, करण जौहर जैसे कई नाम। और इन सबको मैनेज करने वाली एजेंसी का नाम है कॉर्नरस्टोन, जिसके ये फाउंडर भी हैं। लेकिन कॉर्नरस्टोन तो एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, तो ये पीआर कहां से आ गया? पब्लिक रिलेशंस के 3 बिजनेस मॉडल्स होते हैं: डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, टैलेंट मैनेजमेंट मॉडल और प्रोडक्शन मॉडल। डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल वही, आप अपना मैसेज बताते हो, फीस देते हो और आपका मैसेज जो है वो एक ही वक्त पे सारे न्यूज फीड्स और पोर्टल्स पे अपलोड किया जाता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उस नेटवर्क के अंदर। एग्जाम्पल के लिए न्यूज रीच की ये साइट, जो कि इंडिया की नंबर 1 पीआर एजेंसीज में से एक है, और आपको सिर्फ इनको यहाँ पर एक मैसेज देना है जो आपको चाहिए कि लोग देखें। एक पोस्ट भी हो सकता है, वो एक इमेज भी हो सकती है, एक वीडियो भी हो सकती है, आपका एक प्रोडक्ट हो सकता है, आपका ब्रांड हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, शर्ते न्यूज एजेंसीज के वो काम का हो। टैलेंट मैनेजमेंट का यहाँ पर खेल अलग है। उनके पास या तो एक क्लाइंट होता है या तो वो उसको रीच करते हैं अपना क्लाइंट बनाने के लिए, ऐसे ही जैसे एक फ्रीलांसर या कोई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी। वो उनको स्पॉन्सरशिप लाके देते हैं, उनको मीडिया से कनेक्ट करवाते हैं और क्या ट्वीट डालना है, इंस्टा पे क्या पोस्ट डालना है, किस ब्रांड के लिए पोस्ट डालना है, वो सारी चीजें टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज उन्हें बताती है। अब जाहिर सी बात है कि टैलेंट मैनेजमेंट का जो बिजनेस होता है वो उनके क्लाइंट्स पे ही निर्भर करता है और वो महीनों महीनों तक उनकी एक आइडेंटिटी बनाते हैं ताकि सोशल मीडिया पे और रियल वर्ल्ड में लोगों का परसेप्शन उस इंसान के प्रति उस आईडी के जैसा बने जो वो डिसाइड कर चुके हैं ऑलरेडी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर विराट कोहली को किंग डिनोट किया जाता है। वैसे वो खेलते भी किंग की तरह ही है, लेकिन ये शब्द जो था वो पहली बार एक एजेंसी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था उनके ब्रांड प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए। हाँ, उनके खेल की वजह से वो इस टाइटल को जस्टिफाई कर पाए, लेकिन बहुत से लोग जस्टिफाई नहीं कर पाते उनके टाइटल को और वहाँ रेपुटेशन दाव पे आ जाती है। तो ये टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज टैलेंट ही नहीं बल्कि रेपुटेशन भी मैनेज करती है, क्योंकि एक बार आपके क्लाइंट की रेपुटेशन गई, यानी कि आपका क्लाइंट गया जिस पे आपका पूरा बिजनेस रिलाय कर रहा है और फ्यूचर में क्लाइंट्स मिलने की प्रोबेबिलिटी भी डिक्लाइन होगी, तो उसकी क्लाइंट की रेपुटेशन बनाए रखने के लिए और स्पॉन्सर्स को कंटिन्यूअसली उस तक लाने के लिए वहां पर पीआर की जरूरत पड़ती है। और टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज आज नए तरीके से पीआर करते हैं। वो सोशल पोस्ट और ज्यादातर मीम पेजेस के जरिए वो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं जो अल्टीमेटली मीम्स के जरिए जल्दी वायरल हो सकता है। और ब्रांड्स और स्पॉन्सरशिप्स को क्या चाहिए? उनको चाहिए इंप्रेशंस, उनको चाहिए वैल्यू, उनको चाहिए ऑडियंस, और वहां टैलेंट मैनेजमेंट का काम पूरा हो जाता है। लेकिन प्रोडक्शन मॉडल जो है वो इन दोनों मॉडल्स के थोड़ा नीचे आता है, जो कभी भी ऊपर आ सकता है और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बन सकता है। आप ऐसा मान सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पापा जी है और प्रोडक्शन मॉडल बेटा जी, जो कभी भी पापा जी बन सकता है। और इसीलिए भी पॉडकास्ट को ज्यादा रेट किया जाता है, क्योंकि वो लोगों का परसेप्शन बहुत धीरे धीरे बिल्ड करता है और इमोशनली कनेक्ट करता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका बन जाता है जहाँ पर आप प्रोडक्शन तो कर रहे हो कंटेंट का, लेकिन साथ में थोड़ा बहुत पीआर भी हो जाता है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आपको थोड़ा सा धक्का लगेगा जान के कि 75% जो पॉडकास्ट आप देखते हो इंटरनेट पे वो सारे पेड पॉडकास्ट है, जो कहीं ना कहीं एक पीआर स्टंट भी बन जाता है। वो आगे हम जानेंगे कैसे। अब एक और एग्जांपल मीम पेजेस का आप ले सकते हो, वो भी एक प्रोडक्शन मॉडल के तहत एक पीआर ही जैसा हो जाता है। लेकिन ये मीम पेजेस कैसे इन्फ्लुएंस कर पाते हैं लोगों को और कहां से ये इनकम जनरेट कर लेते हैं, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर रखा है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हो। ये तो हमने अभी बिजनेस मॉडल की बात करी है, अब इसके अंदर की प्रोसेस देखो।
अगर मुझे सोशल मीडिया के अंदर लोगों का परसेप्शन चेंज करना है, उन्हें मजबूर करना है कि यही सही है यही गलत है, इसका मजाक बनाओ या इसके लिए इसकी तारीफ करो, तो ये पीआर बिजनेस का जो गेम है वो 3 साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे काम करता है। पहला, कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब तुम ही देखो ना, उनका मेन बिजनेस यही है कि लोगों का परसेप्शन और उनका बिहेवियर अपने टारगेट की तरफ लाया जाए। अब वो कैसे बदला जाता है? वो बदला जाता है जब सेलिब्रिटी का परसेप्शन या बिलीफ लोगों के अंदर ये रहता है कि ये तो ऐसा ही होगा, उसको कॉन्फ्लिक्ट करे कोई चीज। अब फॉर एग्जांपल, एक सेलिब्रिटी या कोई ब्रांड है, उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है, तो पीआर एजेंसीज क्या करेंगी, वो धीरे धीरे पॉजिटिव स्टोरीज और उनकी अचीवमेंट्स को ग्लोरीफाई करना चालू करेंगी मीम पेजेस, सोशल मीडिया पेजेस और ट्विटर के जरिए, जिससे वो जो नेगेटिव नैरेटिव था उसको बैलेंस आउट किया जाए। और ये ऑडियंस के अंदर एक कॉग्निटिव डिसोनेंस को एक्टिवेट करता है। यहाँ ऑडियंस को एक स्ट्रगल सा महसूस हो रहा है, एक तरफ तो यार यहाँ पर नेगेटिव बातें चल रही हैं और दूसरी तरफ उसके पॉजिटिव बिहेवियर्स को देख के वो उसकी तरफ भी जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव न्यूज और पॉजिटिव इमेज दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो लोग ज्यादा इमेज के ऊपर ध्यान देते हैं, ना कि न्यूज के ऊपर। न्यूज तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, कुछ दिनों बाद लोग भूल ही जाएंगे, लेकिन इमेज को लोग नहीं भूल पाते, जिससे अल्टीमेटली उस ब्रांड या सेलिब्रिटी की जो है लॉयल्टी बिल्ड होती है। अब इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको देता हूँ। सेम केस कॉलिन कैपरेनिक के साथ भी हुआ, जो नाइकी की कैंपेन के हिस्सा थे। सिचुएशन ये थी, कॉलिन एक कंट्रोवर्शियल फिगर बनते जा रहे थे क्योंकि वो नेशनल एंथम के जरिए थोड़ा सा प्रोटेस्ट कर रहे थे और नाइकी ने वहां पर अपना सपोर्ट जारी रखा। नाइकी ने इसको अपने ही फेवर में ले लिया। उन्होंने कॉग्निटिव डिसोनेंस फैलाया कि कंज्यूमर्स जो फ्रीडम और एक्सप्रेशन पे बिलीव करते हैं, लेकिन उन्हें प्रोटेस्ट से दिक्कत है, और नाइकी ने इसे ब्रेवरी और इक्वालिटी का कैंपेन बना दिया और अल्टीमेटली इसका आउटकम क्या रहा? ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ गई। दूसरा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ये लोग इस्तेमाल करते हैं बैंड वैगन इफेक्ट का, यानी चिंगारी तो कॉग्निटिव डिसोनेंस से लग चुकी थी, लेकिन उसे आग बनाया बैंड वैगन इफेक्ट ने। लोगों के हमने बिलीव्स तो यहाँ पर चेंज कर दिए, लंबे समय तक हमारे पास ही रहे, वहां पर बैंड वैगन इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिक ये है कि जहां लोग जा रहे हैं आपको भी उसी तरफ जाना पड़ता है। इसके बेसिक एग्जांपल जैसे एप्पल का जब भी इवेंट लॉन्च होता है तो लंबी लंबी लाइनें आपको दिखाई जाती हैं सोशल मीडिया पे, तो वहां पर एक कल्चर बिल्ड किया जा रहा है कि तुम भी इसको मिस करने वाले हो। एक तरीके से वहां फोमो डेवलप होता है। नेटफ्लिक्स का शो इतने लोग देख रहे हैं, ये नंबर 1 पे है, तो यार चलो मैं भी देख लेता हूँ। और तीसरा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है फेमिलियरिटी इफेक्ट। ये फेमिलियरिटी इफेक्ट जो है वो ज्यादातर ब्रांड्स यूज करते हैं, जैसे कि ये जिंगल। फेमिलियरिटी इफेक्ट ज्यादातर जिंगल्स या किसी ब्रांड को रिनाउंड कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उस ऑडियो या विजुअल का यूज किया जाता है पीआर के अंदर। इसके बारे में अभी आगे बताऊंगा। अब मैंने आपको कुछ देर पहले कहा था, ये तो हमने अभी बिजनेस मॉडल की बात करी है, अब इसके अंदर की प्रोसेस देखो। पीआर एजेंसीज मेनली 2 अप्रोचेस से काम करते हैं, टारगेटेड अप्रोच और T2B नेटवर्क अप्रोच। इसे आप इनडायरेक्ट अप्रोच भी कह सकते हो। टारगेटेड अप्रोच क्या होता है? पीआर एजेंसीज एक टारगेट चूज करती हैं या उस टारगेट के द्वारा दिया गया कोई मैसेज है वो चूज करते हैं। वो टारगेट एक इंसान भी हो सकता है, कोई ब्रांड भी हो सकता है, या ब्रांड का कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है। अब मेनली एजेंसीज का यहाँ पर काम होता है कि अपने टारगेट के प्रति लोगों के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक को बिल्ड किया जाए। सोशल पेजेस, न्यूज पोर्टल के जरिए अपडेट करेंगे लोगों को, और पॉडकास्ट इंटरव्यूज थोड़े आपको देखने को मिलेंगे। ये पहली स्टेज होती है। मेनली ये कंटेंट स्टेज भी मानी जाती है या डायरेक्ट अप्रोच भी मानी जाती है, और लोग भी जानते हैं ये सामने मेरे को कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है। इसमें आप यूट्यूब एड्स को भी गिन सकते हैं, इंस्टा एड्स को भी गिन सकते हैं, फेसबुक एड्स को भी गिन सकते हैं। ये टारगेटेड अप्रोच ही होती है। इनका फीस स्ट्रक्चर जो है बड़ा सिंपल रहता है। पहले ये लेते हैं रिटेनर फीस, यानी फिक्स्ड मंथली फीस लेंगे और आपके लिए फिर मीडिया रिलेशंस बनाएंगे, कंटेंट बनाएंगे, आपकी एक स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे आगे आने वाले समय के लिए, जो कि एक फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर तक ही वैलिड रहता है। यानी कि मुझे अपना कैंपेन 30 दिनों तक चलाना है, तो वो 30 दिन के ही मुझे पैसे देने। अगर किसी की रेपुटेशन डाउन होती है तो यहाँ पर इसके रेट बढ़ जाते हैं। मीडिया को आउटरीच करने के लिए 1-1 लाख रुपए महीने का दिया जाता है, ताकि आप मेरी रेपुटेशन को रिवर्सल करें जो पहले थी, और जब तक वो नहीं होती तब तक वो रिकरिंग पेमेंट चालू रहती है। लेकिन अल्टीमेटली एजेंसीज का गोल यही होता है कि जल्दी से जल्दी उसे
सेटल किया जाए। फिर ये लोग प्रोजेक्ट बेस्ड फीस भी लेते हैं कभी कभी। मान लो मुझे कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है या क्राइसिस मैनेजमेंट करवाना है अपना, तो प्रोजेक्ट बेस्ड फीस दी जाती है, यानी एक पूरा सम अमाउंट जिसमें आपकी प्रेस रिलीजेस, इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप, इवेंट कवरेज, वो सब कुछ इंक्लूड होता है और वो तभी तक ही रहता है, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता। फिर मीडिया प्लेसमेंट की अलग से फीस रखती है, यानी एक आर्टिकल के 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, या किसी मेजर पब्लिकेशन में अपना नाम डलवाना है जैसे फोर्ब्स या इंक 42 जैसे मैगजीन्स में अपना नाम डलवाना है, टीवी में अपना नाम डलवाना है, तो वो एडवर्टीजमेंट स्पेस की तरफ बेचे जाते हैं मीडिया हाउसेस की तरफ से। तो मेनली ये सारे तरीके जो होते हैं वो टारगेटेड अप्रोच के अंदर आ जाते हैं। अब ये T2B अप्रोच क्या है, यानी टॉप टू बॉटम अप्रोच। आपने कभी नोटिस किया है, यहाँ पर एजेंसीज आपको दो तरीके से टारगेट करती है, या तो आम आदमी बन के या टॉप इन्फ्लुएंसर्स के जरिए। आम आदमी वाली अप्रोच जो है वो आजकल ज्यादा देखने को मिल रही है। होता क्या है, आपने कभी कभी देखा होगा कि मान लो मैंने कोई वीडियो बना के पोस्ट कर दिया और वो वायरल होना चालू हुई। क्या वो सच में वायरल होना चालू हुई? लेकिन कभी कभी उसके पीछे भी एक कहानी होती है। कंपनीज जानती हैं कि डायरेक्टली अगर आपके पास कोई सामान भेजाया जाए तो आप समझ जाओगे कि यार यहाँ पर मुझे ये कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब कंपनीज क्या करते हैं, वो किसी एक थर्ड पार्टी, एक आम आदमी को कहती है कि आप एक वीडियो बनाओ। उसने एक वीडियो बना ली या उसने अपने मन से ही एक वीडियो बनाई और अपने सोशल मीडिया पर डाल दी। पीआर एजेंसीज को पता चला कि इसने एक ऐसा काम किया है जो हमारी कंपनी या हमारे ब्रांड के लिए काम का हो सकता है, तो वो उस थर्ड पार्टी जो आम आदमी है उसके पोस्ट को वायरल करना चालू करेंगे और उसको देखने के बाद वो अपने आदमी काम पे लगाते हैं और उसके पोस्ट के अंदर रिएक्शन देंगे, कमेंट करेंगे, ताकि वो पोस्ट और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और आप तो अभी भी उसी भ्रम में बैठे हो कि ये तो कभी किसी ने डाला था। मम्मी, वायरल हो गया पोस्ट। लेकिन आपको क्या पता, पूरी टीम लगी पड़ी थी इसके पीछे। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बार ही यही होता है। कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी से वायरल हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर पोस्ट आज उसके पीछे की कहानी बहुत जबरदस्त रहती है, जो आपके और मेरे सामने कभी नहीं आ सकती और ना आएगी। और आप उसी भ्रम में जीते हो और उस ब्रांड के प्रति अपनी लॉयल्टी बना लेते हो, या उसके मन में उस पोस्ट के जरिए कोई अपना परसेप्शन और बिलीव अपने ही दिमाग में बना लेते हो। अब दूसरी यहाँ पर अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, इन्फ्लुएंसर वाली अप्रोच। नहीं, यहाँ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज की बात नहीं हो रही है, वो तो डायरेक्ट अप्रोच हो गई। टियर 1 क्रिएटर ऐसा पोस्ट डालेगा जैसे वो कोई नॉर्मल पोस्ट हो, आपको लगेगा वो तो बस अपना एक ओपिनियन शेयर कर रहा है। आज किसी गाने को वायरल कैसे किया जाता है, टॉप क्रिएटर्स जो होंगे वो उस गाने के ऊपर उन्हें मजबूर किया जाएगा कि आप कोई रील बना लो या कोई ऐसा कंटेंट बनाओ उस गाने के ऊपर। आपको तो वो कंटेंट से मतलब है, आपको लग रहा है यार उसने तो नॉर्मली यार इसको चूज किया है इस गाने को और फिर कंटेंट बना दिया और उसके हिसाब का ही कंटेंट बनाया। अब होता क्या है कि उस टॉप क्रिएटर को देखने के बाद उसके जो नीचे के क्रिएटर्स होंगे वो उसी गाने का इस्तेमाल करके अपनी रील्स बनाएंगे। जैसे अभी ये वाला गाना, ये किसी एक बंदे ने बनाया होगा या किसी बड़े मीम पेज ने इसे अपने फीड्स में डाला होगा और वहां से ये वायरल होना चालू हुआ उनके नीचे के क्रिएटर्स में, और उनके नीचे के क्रिएटर्स ने उनको देख के इस्तेमाल किया और फिर वो ऑडियंस में फैलना चालू हुआ और ऑडियंस भी इनडायरेक्टली वही कंटेंट बनाने लगी उसी गाने के ऊपर। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली एक चेन सी बन गई और जिससे अल्टीमेटली अपने आप ही पीआर बन गया। भले ही हमने एक को बोला हो कि तू बना लियो और उसके नीचे वाले अपने आप ही बनाने लग गए। लेकिन अगर आपको सच में आज एक पीआर बिजनेस खोलना हो तो क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी? ग्राफिक डिजाइनिंग, कॉपी राइटिंग और वीडियो एडिटिंग, ये 3 मेन स्किल्स हैं किसी भी पीआर बिजनेस के लिए। क्योंकि तुम ही बचपन में कहते थे ना, मैं जो देखूंगा, जो सुनूंगा उसी पे विश्वास करूंगा, और बदकिस्मती से आज तुम उसी चीज पे विश्वास कर रहे हो जो एक 4x4 के कमरे में एक आदमी ने बैठ के मिलके डिस्कस किया कि चलो इसको विश्वास दिलाते हैं, और तुमने कर लिया। खैर, आपको क्या लगता है, करियर में आज पीआर होना जरूरी है या जो धोनी साहब बोलते हैं? Same answer, you know, if I play good cricket, I don't need PR. और बाकी की बातें हमने इस वाली वीडियो में कर रखी है कि लॉन्ग टर्म विजन आपके जल्दी सक्सेसफुल का कारण क्यों बनता है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी। अबे मेरा भी पीआर कर दो कोई। नहीं।